अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, प्रोग्राम में वैसे तो हम टैक्स कवानीन के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो है हुकूमत की 3 साला परफॉर्मेंस, मुआशी हवाले से भी और दीगर जो टैक्स कवानीन है उनके हवाले से भी। और इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के, साबिक नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ मौजूद हैं मामून निसार साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, पहले देखते हैं माहिरीन की राय, वो क्या कहते हैं। ये जो आप टारगेट पूरे कर रहे हैं, ये जो कलेक्शन कर रहे हैं, ये तो विदहोल्डिंग टैक्स से हो रहा है, ये तो ऑटोमेटिकली जनरल पब्लिक जमा करा रही है। और ये अवाम की लॉयल्टी है अपनी स्टेट के साथ, मुल्क के साथ, कि जो आप कितने लोग हैं जो आपका टारगेट पूरे कर देते हैं। कुछ ऐसे लॉयल लोग हैं जो अपना खुद टैक्स जमा कराते हैं। जो टैक्स टाइम बार हो गए ईयर, उसमें जो टैक्स एविजन है उसका कौन जिम्मेदार है? ये हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है, अवाम का पैसा है, जिसके जो पैसा कलेक्ट नहीं कर रही स्टेट, जो मशीनरी टैक्स नहीं कर रही, जो एफबीआर कलेक्ट नहीं कर रहा, तो ये डायरेक्ट उसके जिम्मेदार ठहरते हैं। ये किस तरह तारीफी सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि चंद टके इकट्ठे करके तो कहते हैं हमने टारगेट किससे पूरा किया? किसने टारगेट बनाया? आपने खुद बनाया, हमने बना के दिया, स्टेट का अवाम ने टारगेट बना के दिया। अवाम भूखी मर रही है, उसको होश नहीं है। आप खुद टारगेट बनाते हैं, खुद अचीव कर लेते हैं, खुद तारीफें ले लेते हैं, खुद अपनी तारीफें करवा लेते हैं। मुझसे पूछे ना टारगेट, अवाम से पूछे, गरीब आदमी से पूछे टारगेट क्या है, कितनी जरूरत है उसकी। 22 को अवाम से पूछे कि उनको कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा प्रिफरेंस हो रहा है, कितनी जरूरत है। तो ये सारा कुछ गलत मलत हो रहा है, कुछ चीजें सीधी है ही नहीं है। पूरा निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है और हम तबाही के दहाने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कारकर्दगी किस चीज के अल्फाज, ये अल्फाज ही गलत है। कौन सी कारकर्दगी तो होती है कोई परफॉर्मेंस, को काम किया, काम तो किया ही नहीं है, तबाही फेरी है। मुल्क की स्टेट की इंटेग्रिटी के खिलाफ काम किया है, स्टेट की सालमियत के खिलाफ काम किया, अवाम की सहूलियात छीन ली है आप लोगों ने। जो करंटली जो सिस्टम, जो हार्डशिप्स फील हो रही हैं, हमें उसको भी एड्रेस करना है, ताकि वो लोग जो है ना वो टैक्स नेट में आए और उसको स्टेज बाय स्टेज लेके चला जाए और लोगों को हरास ना किया जाए। अभी हम लोगों को हरास कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा टाइम दें। आप एक नया लॉ लेके आए हैं, नया सिस्टम लेके आए हैं, आपने अभी अगस्त में शुरू किया, साथ ही आपने 15 दिन का टाइम दिया, करने के बाद उसके ऊपर लगा दिया है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हरासमेंट फैलेगी और जिससे ये सिस्टम आपका बेहतरी की तरफ जाने में प्रॉब्लम खड़े होने शुरू हो जाएंगे और लोग जितनी भी कम्युनिटी या बिजनेस कम्युनिटी वो आपको रेजिस्टेंस पैदा करेगी। ग्रेजुअली करें चीज़ों को, सिस्टम करें। हाँ, सिस्टम बेहतर है, ज़ाहिर है। आप अपने टैक्स नेट को अगर बढ़ाना है तो ये इन चीज़ों को करना पड़ेगा। और ये हमारा जो तबका था ट्रेडर्स का, रिटेलर्स का, ये शॉपकीपर थे, ये प्रॉपर टैक्स नहीं दे रहे और हमें इनको टैक्स नेट में लाना है। लेकिन उसका एक कोई हमें दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए, उनको थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो लोग करें और उनको नहीं करें ही करें, उनको गाइड करें, उनको प्रॉपर बताया जाए कि इसका ये बेनिफिट्स है। और जिस सेक्टर्स के अप्लाई नहीं होता हम उसको ज़बरदस्ती इन्फोर्स किए जा रहे हैं। स्पेशली जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, पेट्रोल पंप से, उस पर हमें थोड़ी सी गौर करने की ज़रूरत है। काशिफ अनवर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिसने तकरीर की, सनतें 18% तो उनमें ग्रोथ आई है। सीमेंट में जैसे उमर साहब कह रहे थे 42% इजाफा हुआ है। वाकई जो आपकी ताजिर बरादरी है खुशहाल हुई है, क्योंकि पैसा जैसे उमर साहब कह रहे चंद हाथों में रह गया, ये फिर ताजिर बरादरी रह जाती जिनके हाथों में पैसा रह सके। लेकिन अगर आप स्मॉल एंड मीडियम को देखें तो उसकी तो पॉलिसी आई है, ग्रोथ का तो मुझे पता नहीं कि ग्रोथ आई है कि नहीं आई। जी। और देखें, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो महंगाई की वजह से जो आपकी परचेजिंग पावर थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। अब अगर इंटरनेशनली भी हम देखें तो पहले अगर एक चीज़ 10 रुपए की थी तो वो चीज़ 20 रुपए की हो गई है। इसका ये मतलब है कि कोविड की वजह से आपके पास यहाँ कारोबार नहीं था, आपकी लोकल इंडस्ट्री भी बंद हुई है, आपकी नौकरियाँ भी ख़त्म हुई हैं। आपने जितने मुलाजमीन जितने भी कंपनीज में काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि आप अपने घर से बैठ के काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें। अब बात यह है कि उनके जो अखराजात हैं वो ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन जो लोग हैं उनकी इनकम्स नहीं बढ़ी हैं, उनकी इनकम्स कम हुई हैं। अब जैसे का आपने कहा कि जो ताजिर बरादरी है, ताजिर बरादरी तो देखें ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि महंगाई की वजह से बहुत परेशान है।
اس میں آپ چاہے آپ یوٹیلیٹیز کی باتیں کر لیں, چاہے آپ اس میں را مٹیریل کی بات کر لیں, چاہے آپ اس میں فنش پروڈکٹس کی بات کر لیں, جب ایک صنعت کار کو چیز مہنگی ملے گی تو وہ تاجر کو آگے سستی کیسے دے گا. دوسری طرف جو انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں, جو آپ کے یہاں پر بھی دیکھیں بجلی کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, گیس کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, اب وہ امپیکٹ سارے بیچ میں آنے تو جو ان کی پاور تھی وہ ریڈیوس ہو کے 50 ہو گئی ہے. اور اس میں کووڈ نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے. میں بہت سے ایسے صنعت کاروں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی پروڈکشنز کو ریڈیوس اس لیے کر دیا ہے کہ ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا اور بینکوں نے انہیں لون دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے پاس سیکیورٹیز بھی نہیں تھی. اب سیکیورٹیز ہوں گی تو وہ بینک سے لون لیں گے اور باہر سے اپنی ایل سیز کو امپورٹ کریں گے. پھر دیکھیں ہم پالیسیز بھی ساتھ ساتھ ہم ضرور اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے سسٹم ضرور اپ گریڈ ہو رہے ہیں, ہمارے پاس ہر ایک کی انفارمیشن ہے, لیکن ہم ان کی نیک کو ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں, جن کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, جنہوں نے ایمنیسٹی لی, جنہوں نے ریٹرن ڈالی. کاشف صاحب 3 سال میں دیکھا جائے, میں بھی کیونکہ آپ اس لائن میں, میں بھی کافی عرصے سے ٹیکس ریفارم پروگرام بھی کر رہا ہوں, لوگوں سے ملتا بھی ہوں. ان 3 سالوں میں FBI کی طرف سے نہ کوئی چھاپے مارے گئے ہیں زیادہ, نہ کسی کے بینک اٹیچ کیے گئے ہیں. تاجر برادری کے 3 سال تو یہ حکومت کی تاجر برادری کے لیے خاص طور پر یہ مفید مند ثابت ہوئے. سر میں کیا کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ چھاپے مارے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بینک اکاؤنٹس کو کیا ہے یا اٹیچ کیا ہے. کی تعداد بھی دیکھو نا, وہ پہلے 13-14 لاکھ تھی, آج وہ 31 لاکھ. ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ میں اپنے تاجر بھائیوں کو یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ سسٹمز اپ گریڈ ہو گئے ہیں, ہماری ہر انفارمیشن ڈپارٹمنٹس کے پاس ہے, بچنا ناممکن ہے. کائنڈلی اپنے ایکسپینڈیچرز کو اپنی انکمز کے مطابق کریں. آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں, آپ کی انکمز کم ہیں, اپنی انکمز کو بڑھائیں. میں نے کیا کہا کہ نیک ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے, جو کہ ہمیں آنکھیں, جو تاجروں کو آنکھیں کھولنی چاہیے, ناٹ صرف تاجر, تمام پاکستانیوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے, جو اخراجات کر رہے ہیں ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہمارے اخراجات اور انکم کی ہر انفارمیشن ہماری ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹیز کے پاس ہے, ہم کوئی چیز نہیں چھپا سکتے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں, میں صرف یہ نہیں کہہ رہا, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ گورنمنٹ تنگ کر رہی ہے یا FBI تنگ کر رہا ہے, بلکہ FBI نے تو آسانیاں پیدا کر دی ہیں. آپ کا تو آن لائن آڈٹ ہو رہا ہے, FBI تو بلاتا ہی نہیں, FBI تو نوٹس بھیجتا ہے. آسان ہوگی, آپ گھر میں تو کہہ رہا ہوں کہ FBI نے تو آسانیاں دی ہیں. آپ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن جو ہے وہ کہیں سے بیٹھ کے بھی بھر سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کی انفارمیشن ڈال سکتا ہے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے میری نا تجربہ کار ٹیم تھی, راستہ کٹھن تھا, لیکن اس کے باوجود جو بہتری کی طرف اتنا ٹارگٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں, اگر تجربہ کار ٹیم ہوتی ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے. دیکھیں میں یہاں پر ایک یہ ضرور کہوں گا کہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ ہو گیا. اگر کووڈ نہ ہوتا تو شاید حالات یہ نہ ہوتے. پاکستان یہ زیادہ جو سروائیو کر گیا تھا. دیکھیں میں یہ دیکھیں اس میں اللہ اور اس کے حبیب کی مدد بھی ہے کہ یہ ملک تو نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ہم نہیں چلا رہے, کوئی ایسی غیبی طاقتیں بھی ہیں جو یہ ملک چلا رہے ہیں تاکہ یہ ملک کے سسٹمز چل رہے ہیں. تو دیکھیں ہمیں بینگ مسلم اور جس نام پہ یہ ملک بنا, تو ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس ملک کو صرف ہم ہی نہیں چلا رہے, اس ملک کے لیے اور بھی مدد کہیں اور سے بھی آ رہی ہے. بالکل ایسا. مامون نثار صاحب, آپ بہت باریک بینی سے کیسوں کو دیکھتے ہیں, چلاتے ہیں. پہلے 3 سال پہلے جب FBI کی طرف سے کتنے SRO جاری ہوتے تھے, نوٹیفیکیشن جاری ہوتے تھے, مار دھاڑ ہوتی تھی جو ان کے خاص طور پر مہینے میں, ان 3 سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکس کا جو SRO کلچر ہے وہ کتنا کام ہوا ہے, مار دھاڑ کتنی کام ہوئی ہے, کیا کوئی ٹیکس پیئر کے لیے یا ٹیکس کلیکٹر کے لیے یا ٹیکس کنسلٹنٹ کے لیے کوئی فائدے کی طرف ہم ہیں 3 سال میں؟ بھائی یہ بڑا ویلڈ 3 سال کی جو پرفارمنس کا آپ کا ٹاپک ہے. اس جو آپ نے FBI کے تناظر میں سوال پوچھا نا, اس کے بارے میں جو سمجھ میں اب تک آئی ہے مجھے, وہ یہ ہے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچے نہیں ہیں جہاں پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں, مگر شاید وہ رستہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. میں اس کو سمت ہمیں نظر آ گئی ہے یا اس پہ چڑھ پڑے ہیں جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں. جس طرح POS انٹیگریشن ہے, ریٹیلر ہے, جو کاشف بھائی نے بڑا ویلڈ ایک چیز ریز کی کہ جو آلریڈی فائلر ہے, جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے, اس کی جو ہے وہ ٹائٹننگ کیوں ہو رہی ہے, نوز ٹائٹننگ کیوں ہو رہی ہے. وہ بڑی ویلڈ چیز ہے کہ وہ بندہ جو کبھی زندگی میں اس کو ٹیکس کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, وہ بندہ آج کہہ رہا ہے کہ جی میری دکان کو POS انٹیگریشن کی شے ہوندی ہے.
जी जी ठीक है ना, वो ये एक ऐसा सवाल था जो हम पूछते थे। जी हमें हमारे बड़े जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, 25-25 साल उन्होंने लगा दिए, 10-11-12 साल तो हमें हो गए हैं फील्ड में, तो हम कहते थे भाई खुदा के वास्ते आ जाओ। तो ये जो काशिफ साहब बात कर रहे हैं और उमर भाई ने भी बड़ा वैलिड ये बातें की, इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये वो जमाना अब चेंज होता जा रहा है जिसमें ये लोग, कोई नहीं ऐसा कह रहा कि जी टैक्स क्या था या क्यों आए, वो कह रहे हैं जी अब बचने के चांसेस कितने हैं। जी जी तो मेरा पर्सनली ख्याल है कि ये हम बड़ी जो है ना राइट स्टेप पे हैं। अलबत्ता इसके अंदर जो एफबीआर का सर रोल है ना, वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को अभी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि एफबीआर की इसकी नोक परख भी होने वाली है। एफबीआर का जो छठा चेयरमैन आया है, ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि इस इदारे को अब किस तरह हैंडल करें, जी क्योंकि ये इदारा इन इटसेल्फ एक जो है ना एक प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट के लिए, एक सवालिया निशान था। उसके बावजूद 3 सालों में इधर तक पहुंच जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे हुकूमत के मैनिफेस्टो में भी 17 बार उन्होंने लिखा था एफबीआर में एग्जैक्टली सलाहत लेकर आएंगे, लेकिन ऐसे अभी ही तक कितनी सलाहत आई हैं वो भी उमर साहब से सवाल कर लेते हैं। उमर साहब, 14 अगस्त को एफबीआर का पूरा डाटा हैक हो गया, सिस्टम 700 अरब की लागत से सिस्टम बनाया गया था, हुकूमत ने इसको आईआरएस को बनाया था, जिसको प्राल डेवलपमेंट करता है। 31 लाख लोगों का डाटा उसमें था, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं, जराए कह रहे हैं उसको बेच दिया गया है, कितने हज़ार में बेचा गया, कितने में नहीं बेचा गया, ये अलहदा बहस है। लेकिन अगर इतना हमारा सिस्टम कमज़ोर था, 700 अरब लगा के, हुकूमत की कारकर्दगी तो परफॉर्मेंस तो बेहतर हो रही है, जहाँ जिससे हुकूमत ने आमदन में इजाफा करना है, जिससे हुकूमत ने आगे सारे अखराजात चलाने हैं, वो डिपार्टमेंट आज भी आप क्या समझते हैं जिसका डाटा हैक हो जाए उससे कमज़ोर क्या हो सकता है? लेकिन ब्रेक से बाद जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मत साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, बड़ा सवाल आपका बड़ा है। ये जो एफबीआई के पास डाटा है, दिस इज वेरी सेंसिटिव डाटा, ये एक बड़ा सेंसिटिव डाटा है, इसको हैक नहीं होना चाहिए, इसका बड़ा फुल थ्रू सिस्टम होना चाहिए। ये भी मैं मतलब पहले बाद में सुनी जी कि ये हैक हो जाएगा, स्टिल इसको बॉदर नहीं किया गया। और इसमें ये हालत है कि टैक्स 2013 तक की जितनी इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव नहीं हो पा रही। आईपीओ का सिस्टम जो एफबीआर का है, वहाँ पर 2013 की जब मैं अगर अपनी पीछे डाटा नहीं खत्म, मैं अगर जाऊँ वहाँ पर अपने रिटर्न को डाउनलोड करने की कोशिश करूँ या वेल्थ स्टेटमेंट को कोशिश करूँ, बिल्कुल नहीं निकल रही। ये बड़ा लंबा शुक्रिया है कि एफबीआर भी 2013 के डाटे के तक उसकी अप्रोच खत्म हो गई है। इनको फौरी तौर पर इसको बहाल करना पड़ेगा, वरना और इसका सत्यापन भी करना पड़ेगा। जी जी ये नहीं है, ये तो हमारे लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा है, इसका हिफाजत करना एफबीआई की जिम्मेदारी है। ठीक है। एंड ये तो इसको टेक टू टास्क करना पड़ेगा, जिसने भी इसके ऊपर रेफरेंस बनती है, इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी उनके खिलाफ कानूनी सख्त होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उमर साहब, 3 साल पहले 3800 अरब 3800 अरब रुपया रेवेन्यू की सूरत में इकट्ठा होता था, जो आज 4700 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है। ये टारगेट तो चलो हर साल बढ़ते हैं, लेकिन पहले आप साथ मुआशी एक्टिविटीज ज़्यादा थी या अब ज़्यादा, जिस तरह 4700 अरब इकट्ठा हो गया कोरोना की सूरत में? मैं गुजारिश कर रही थी, हमारा मसला हमारी माशी एक्टिविटी पहले ही बहुत ज्यादा है। जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत नीचे है। जो हम कहते हैं कि हमारा जीडीपी पर 300 बिलियन है, तो उस हिसाब से अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो आपकी जो कलेक्शन है ना वो $60 बिलियन की होनी चाहिए। वो 243,42,000 अरब रुपया बनता है, यानी कि जितनी कमाई है उससे 13.80% टैक्स कलेक्शन कर रही है। वो कम है, ये 19% कम अज कम होनी चाहिए जो वर्ल्ड का बैंक, यानी कि ये 13.80 इसको 19-20 पे जाना चाहिए, यानी कि 8,000 अरब रुपए जब आमदन होगी उस लेवल पर हम कम अज कम इतनी होनी चाहिए। और इसके अलावा एक बड़ा मसला है, अभी भी जो 2 सूबे हैं हमारे, जो बलूचिस्तान और सरहद है, उसकी किसी तरह की भी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल स्मगलिंग के ऊपर बेस्ड है, उसका कोई डाटा आपके पास नहीं है, वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होता। लेकिन फिर जब 5,800 अरब रुपए का जो इस दफा टारगेट है, तो वो फिर किस तरह अचीव होगा जब हमारी वो 42,000 अरब रुपए पे है, 47 अरब रुपया इकट्ठा हो रहा है,
तो जब वो 58 अरब किस तरह इकट्ठा होगा? सर वो बड़ा देखिए, ये जो आपने बात की ना, ये से जो इंफॉर्मेशन ये अचीव हो जाएगा। आपको मैं बताऊं जो 2 महीने की फिगर नहीं है जी जी, वो पिछले दफा थे 50% से ज्यादा कलेक्शन। अगर ये पीओएस इंटीग्रेशन होगी तो इसी में आपका टारगेट पूरा, आप सोच नहीं सकते कितनी सेल्स तक की चोरी होगी। ये आप समझते कोई चोरी नहीं है जी, पीएसओ में, आप समझते कोई चोरी नहीं है। पीओएस सिस्टम जो नया नाफिज किया उसे चोरी चोरी बहुत कम हो जाएगी, रियल टाइम पर एक्सेस हो जाएगा डाटे का। तो जो भी हमारे दोस्त है वो जो सेल्स कम शो करते थे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव दैट। और इस साल का जो सबसे बड़ा टारगेट है, आप समझते हैं ये पॉइंट ऑफ सेल है, और तो काम ही नहीं करना इस साल में एफबीआर ने। इसमें 5 साल में पॉइंट ऑफ सेल को इंटीग्रेट कर लें, आपके तो डाटा 130% आपके कंप्लीट। काशिफ अनवर साहब, आपकी तो ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है उस पर, पॉइंट ऑफ सेल पे को जनाब वो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, दूसरे मामला काफ़ी चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं 17 साल बाद हमारा करंट अकाउंट खसारा भी 0 पे आया, लेकिन इस साल 1.8 अरब डॉलर पे है, और जब हुकूमत आई थी जब वो 20 अरब डॉलर था। आप इसमें क्या? देखिए, बात ये है कि जो हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया, यस क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और ये क्रेडिट है गवर्नमेंट का। लेकिन बात ये है कि पिछले साल में हमने आर्टिफिशियली अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल किया था, वो दे वर नॉट जेन्युइन। अब और हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ी थी, और इस दफा भी हमारी कोई एक्सपोर्ट्स ने कोई बहुत बड़ी छलांगे नहीं मारी हैं। हम सिर्फ 25 बिलियन डॉलर्स तक गए हैं। देखें, हम 23-24 पे थे, हमारी एक्सपोर्ट्स तो 40 से 45 बिलियन डॉलर से ज्यादा होनी चाहिए हैं। अब बात यह है कि और ये तब तक नहीं हो सकती जब तक आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, ये तब तक नहीं हो सकती जब तक आपकी लोकल इंडस्ट्री यहां पर नहीं लगेगी, ये तब तक नहीं हो सकती जब तक आप इंपोर्ट करनी बंद नहीं करेंगे। अब देखें, आप अगर हम ये कहते हैं जो डिवेल्युएशन एक सबसे बड़ा मसला है, इस वक्त 165-166 का है, टैक्स के टारगेट पूरे करना भी कोई इशू नहीं है। आप डिवेल्यू करते जाएं, इंपोर्ट आपकी बहुत ज्यादा इंपोर्ट फिर बढ़ रही है, आपके टारगेट्स तो कस्टम्स ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज और आपके तो सेल्स टैक्स वहां से पूरे हो जाते हैं। देखें, ये हमें अगर हमें अपने आप को पैरों पे खड़ा करना है तो ये कर्ज। और एक और बात देखें, हम नॉर्मली ये कहते हैं बैंक से कर्ज क्यों नहीं है, बैंक से कर्ज लेकर अपनी प्रोडक्शंस को बढ़ा लेने में कोई बुराई नहीं है। आपने अगर इंपोर्ट कर ली नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने इंपोर्ट करके क्या किया उसका, आपने उससे क्या लग्जरी आइटम्स मंगवाए हैं, आपने गाड़ियां मंगवाई हैं, आपने रॉ मटेरियल्स मंगवाए हैं, आपने फैक्ट्री मंगवाई है। यही जब हमने CPEC के तहत मशीनरी मंगवाई थी, अगर वो मशीनरी यहां पर इंस्टॉल हुई है, मिसाल दे रहा हूं, इंस्टॉल हुई है, आपने यहां पर टेक्सटाइल्स को अपग्रेड किया, आपने यहां सीमेंट के कारखाने लगाए हैं, आपने यहां पर स्टील के कारखाने लगाए हैं, तो अल्टीमेटली आपके मुल्क के अंदर कारखाने लगे हैं, आपके मुल्क के अंदर GDP बढ़ेगी, आपके मुल्क के अंदर नौकरियां बढ़ेंगी। देखिए, हम हमारा शायद सिम तभी, जैसा कि मामून भाई ने कहा कि यस हमने तायुन जरूर किया है, लेकिन हम अभी ट्रैक पे चढ़े नहीं है। हम ट्रैक पे तब चढ़ेंगे जब हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को महफूज करेंगे, और देखें उसके लिए हमें बड़ा जी जिगरे से भी काम करना पड़ेगा। हमें लोकल इंडस्ट्री को मराद देनी पड़ेगी, हमें लोकल इंडस्ट्री की तरफ से आंखें बंद करनी पड़ेंगी, हमें लोकल इंडस्ट्री को कहना पड़ेगा भाई तुम लगाओ यहां पर इंडस्ट्री काम करो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि लोकल इंडस्ट्री को सारी छूटें दे दी जाएं कि हम बिल्कुल ही कहीं छुतर बेमार हो जाएं, टैक्स ना दे। टैक्स रेट में तो है नहीं है, जो चंद बंदे उनको रिलीफ मिलना चाहिए, जो नहीं है उनको तो पकड़ना चाहिए। सर देखें, यही बात है कि आप नेक किसकी टाइट करते हैं, जो टैक्स नेट के अंदर है। आप उसकी, मैं ये नहीं कहता कि आप उसकी नेक को टाइट करें जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। देखिए, अभी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पहले ज़र मुबादला था जो 16.4 था, जो आज 29 अरब डॉलर पे पहुंच गया, कोरोना के बावजूद भी। तो ये तो फिर ये अगर पहुंच गया है, नहीं देखें को कमाल है इसमें। आप देखिए, हमारा $2 बिलियन गैर मुल्की पाकिस्तानियों ने भी भेजा है यहाँ पर। मेरा एक गुजारिश सिर्फ ये है कि अगर हमारा ज़र मुबादला जो है वो अगर 25 से 26 बिलियन डॉलर के ऊपर चला गया है, तो फिर रुपये क्यों डिवैल्यू हो रहा है? फिर तो आपके रुपये को स्ट्रांग होना चाहिए ना। जब आपका 20 बिलियन डॉलर्स था, आपका रुपये स्ट्रांग था। अब आप कहते हैं कि मेरे पास 27 बिलियन डॉलर्स है, आपका रुपये वीक हो रहा है। तो व्हाट डज इट मीन कि ये पैसा जो, देखिए मेरी जाती और नाकिस राय है, सऊदी अरब अमारात है
चीन अगर हमारी मदद ना करते तो हमारा मजीद पैसा जो नीचे गिरना था। देखें तो फिर देखें एक पाकिस्तानी शहरी को इतनी टेक्निकल बातों से कोई कंसर्न नहीं है, उसको इस बात से कंसर्न है कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान किस कीमत पे मिल रहा है। रोटी की कीमत कहाँ चली गई, बिजली की कीमत। देखिए एक आम शहरी जो है उसको तो रोटी, सालन, आलू और सब्जियां चाहिए है, बिजली चाहिए है, गैस चाहिए और दूध चाहिए, बस उसका गुजारा हो जाता है। अब ये जरूर मिनिमम आपने सैलरी को 20,000 कर दिया है, लेकिन अब बात ये तो ये अब हम सनतकारों पे है ना कि कितने 20,000 मिनिमम देते हैं। ये तो देखें ना, अब गवर्नमेंट ने तो एक अच्छा कदम उठाया है। अब अगर सनतकार ही 20,000 ना दें, मिनिमम सैलरी ना दें, तो फिर इसमें गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है। तो देखें फिर बात वही है कि हमें मुश्तरका तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, अपने लोगों को मजबूत करने के लिए हमें मुश्तरका हिकमत अमली करनी होगी। और देखें फिर वही बात है कि हमें उन लोगों को इज्जत देनी होगी जो मैं बार बार कहता हूं, जो कम से कम टैक्स नेट के अंदर, जो कम से कम टैक्स नेट के अंदर, जो कम से कम अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन विद द कंडीशन वो कम से कम अपने वो चीज, अपनी चीजें तो शो करें ना, और अपने बताए तो सही मेरे अखराजात क्या है, मेरी इनकम क्या है, मेरी अर्निंग्स क्या है। ये तो ना हो कि मेरी अगर अर्निंग जो है वो 10 रुपए है और मेरे अखराजात 50 रुपए हैं, तो ये तो नाइंसाफी है। इंसाफी है। मामून निसार साहब, काशिफ साहब ने बड़े तफसील से वो हमें ज़र मुबादला की तरफ से बता दिया, दूसरा बता दिया। अब मेरा आपसे ये सवाल है, हम टैक्स निज़ाम में जिसको हम बार बार जिस तरह मौजूदा टैक्स पेयर को छेड़ते हैं, इन 3 सालों में गोशवारे भी 18 लाख से कहाँ 31 लाख में चले गए। ये भी एक बेहतरी की तरफ कदम है, लोग इस तरफ राग़ब हो रहे हैं टैक्स नेट में आने के लिए। क्या खामियां हैं जिनकी वजह से आज तक जो टारगेट आप कह रहे हैं वो अचीव नहीं हो पाए, जिनको दूर करने की जरूरत है? सर सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि तरीके एफपीआर को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो आज भी वो उसी नोटिसबाजी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। आईरिस जो हमारा सॉफ्टवेयर है एफपीआर का, वो इम्प्लीमेंट हो गया, मगर वो उसी हद तक यूज़फुल है जितने लोगों ने उसके अंदर लॉग इन करना है। अब मैं छोटी सी एक बात करता हूँ, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोकेशन मंगवाते हैं, यार आप अपनी लोकेशन भेज दें, हम आ जाते हैं उस लोकेशन के ऊपर। गूगल मैपिंग अब एक बड़ी इजी चीज़ बन गई है, तो क्या बिजनेसेस गूगल मैपिंग के जरिए आइडेंटिफाई नहीं हो सकते? हर किस्म का रिटेल सर्विसेज ओरिएंटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, होलसेल बिजनेसेस, उन्होंने अपने आप को एडवर्टाइज किया हुआ है। गूगल मैपिंग अवेलेबल है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले सेल्स टैक्स का एक सॉफ्टवेयर ऐप लॉन्च हुआ था, जिस पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप मीटर की तस्वीर लेके पॉइंट पे जाके वहाँ पे तस्वीर लेके और वहाँ पे उनकी गूगल उस पे डालते थे, ऐप पे डालते थे। वो ऐप भी रिलाई कर रहा होता था गूगल मैपिंग के ऊपर। वो वहीं से अपने वो कोऑर्डिनेट्स उठाता था कि आप कहाँ पे खड़े हैं मैप के ऊपर। तो आजकल के दौर के अंदर कितना मुश्किल है ट्रेस करना कि कौन सी लोकेशंस हैं जो जहाँ पर नहीं है टैक्स फाइलर्स या लोग नहीं है अवेलेबल, और फिर उनके एड्रेसेस जो हैं वो डिपार्टमेंट के पास एज कोडिफाइड फॉर्म में अवेलेबल होंगे। अब वहां पर देखिए सबसे बड़ा थ्रेट ये है, ये उमर भाई ने बड़ी बात बता के मुझे डरा दी है कि ये जो हमारा सारा जो सिस्टम था वो हैक होके वो ओपन मार्केट में अवेलेबल है। हमें सबसे पहले तो ये बॉर्डर्स अपने स्ट्रॉन्ग करने, ये पैरामीटर्स है। देखिए सर, साइबर वॉर का जो है, वॉरफेयर का जो है वो दौर है, यही इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर लड़ाई होनी है। लेकिन मामून साहब देखें, पॉइंट ऑफ सेल की हम कह रहे थे अभी, बहुत अच्छी चीज़ है। आज ये 2 साल से शुरू है, अब तो अमेज़न जैसी नई कंपनी आ गई है जो डिजिटल स्टोर बना रही है। ज्यादातर तो यही जेब में कार्ड डाले, वो खुद ब खुद चीजें स्कैन कर लेता है, खुद ब खुद उसमें रिडक्ट हो जाती है हर चीज। बिल्कुल ऐसे। और आज हम पॉइंट ऑफ सेल पे आ रहे हैं, ये तो देखना, ये तो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर हो गया। और सर अभी भी ऐसे हमारे बहुत से ऐसे इस पॉइंट ऑफ सेल को अल्लाह करे कि इसके अंदर और जो है लोग इंटीग्रेट हों, लोग आएं, और लोग आना भी चाहते हैं। मैं काशिफ भाई को आई एम श्योर मेरे से कहीं ज्यादा इनकी जो है वो मिलना है इदारे से, लोगों से, बिजनेसमैन से। बहुत से बिजनेसमैन हैं जो सेकंड जनरेशन बिजनेसेस कर रहे हैं, थर्ड जनरेशन बिजनेसमैन, दे वांट टू इंटीग्रेट। वो चाह रहे हैं कि हम अपने आप को जो है वो रिकॉर्ड पे आ जाए। पढ़ के आए हैं, क्या वहाँ भी ऐसी महंगाई होती है? ऐसे वहाँ सर इन्फ्लेशन इस रेट से नहीं होती। हमारे में मुआवजे जब 3 साल कम करते हैं, वहाँ का यहाँ का आप किस तरह देखते हैं? अगर उन इलाकों को देखा जाए तो यहाँ कमी क्या है? हम टैक्स नहीं देते, या टैक्स फाइलर कम है, या जिस तरह आप लोग, हमारी हुकूमत कहती है कम टैक्स पेयर है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हर बंदा अदा कर रहा है।
ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے, پھر کمیاں کہاں ہیں, وجوہات کیا ہیں جو عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا. حکومت اچھی سے اچھی پرفارمنس دے جس طرح کاشف صاحب کریں, لیکن جب عام آدمی کو روٹی کپڑا مکان چیز وہ سستی نہیں ملیں گی تو وہ کس طرح حکومت کو مانے گا. لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی مامون نثار صاحب. سر پہلی تو بات ہے ایوبی بھائی, جو موازنے والی ہم نے بات کی نا, ہم فرسٹ ورلڈ سے موازنہ اپنا نہیں کر سکتے. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اپنے خطے میں, اس خطے میں کیا ہو رہا ہے. اگر میں صرف بارڈر پار ہی نظر دوڑاؤں تو وہاں پر جو انڈسٹریل ریولوشن اور جس سے بزنس ریولوشن آیا ہے وہ آئی ٹی کی بیسس پہ آیا ہے. انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اپنی بڑھاوا دیا ہے اسی چیز کو ہی, اور اس وجہ سے چونکہ یہ ایک کنونشنل وارز نہیں ہونی, ہمارا روایتی حریف ہے, ہم نے اس کے ساتھ کنونشنل وار, ہمیں یہ اسی وارفیئر اس کا ہے, وارفیئر یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. اگر وہ آج وہ آپ کی جو ہے آن لائن مارکیٹ پلیس پہ پھیلے ہوئے ہیں یا ان کی انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس بہت زیادہ ہے, وہ صرف اس لیے ہے کہ جس طرح یہ کاشف بھائی نے ایک اشارہ بڑا اچھا کیا کہ ہم اپنے فائلر کو ریوارڈ نہیں کرتے. سر میں ایمنسٹی آئی تھی, میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا جو ایمنسٹی اویل کرے گا نا اس کے لیے آپ ایک ٹوکن لگائیں, ایک باہر بورڈ لگائیں ہر آر ٹی او کے باہر کہ ہیو اے کپ آف کافی ود دا کمشنر, کافی ود دا کمشنر کا نا ایک بورڈ لگا دیں. مذاق سے ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا فائلر کو عزت دیں یار. جب آپ کا فائلر یا ٹیکس پیئر یہ چیز محفوظ کرے گا, یہ چیز دل میں فیل کرے گا کہ ہاں یار یہ تو ٹیکس آفس میرا ٹیکس آفس ہے. اچھا, یہ ایف بی آر کے افسران کے خوف کی وجہ ہے سارا جو ہمارا دارومدار اعتماد پہ نہیں ہے, یا اور آپ کا سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کو اس طرف لگا دیا گیا ہے, ٹیکس قوانین بھی وہ بنائے, بجٹ بھی وہ بنائے, ٹیکس کلیکٹنگ بھی وہ کرے, ساری ذمہ داریاں آپ ایف بی آر کے اوپر ڈال دیں اور پھر کہیں یار ایف بی آر یہ پرفارمنس دکھائے, نئے لوگوں کو چائے بھی پلائے, عزت بھی دے. وہ اس کا کام تو نہیں ہے, اس کا تو ٹیکس کلیکٹر کا نہیں, بالکل اس کا کام ہے سر کانفیڈنس پیدا کرنا پبلک میں کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے. یہ ایف بی آر کا کام ہے. کیوسک لگتے ہیں, انفارمیشن ایک اسکیم شروع ہوتی ہے, انہوں نے ایک چھوٹی چھوٹی ٹیلی فلمز بھی بنائی تھی کسی زمانے میں ایف بی آر نے کہ آپ ٹیکس دیں. یہ ان کا کام ہے. یہ بالکل ان کا کام بالکل ایسا نہیں ہے کہ سر آپ ایل ٹی یو کے اندر چلے جائیں لارج ٹیکس پیئر یونٹ میں تو وہ کہتے ہیں کہ سر کائنڈلی کوارٹر کا ذرا زیادہ جمع کرا دیں. نیچے چلے جائیں تو ان سے کہتے ہیں جی اٹیچمنٹ کا نوٹس آ جائے گا, خط بند ہو جائے گا, آپ کا بینک اٹیچ ہو جائے گا. یہ کام نہیں ہے ان کا. ان کا کام ہے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو پچھلے 25 سال سے کاروبار کر رہے ہیں, ان کے ٹھیے چل رہے ہیں, ان کے ٹوکن کے اوپر سر ان کی پروفٹ. جب وہ میں یوپی بھائی اپنی بات کمپلیٹ, میں یہاں پر ایسے ادارے ہیں, ایسے ہمارے بزنسز ہیں اندرون لاہور میں, اندرون علاقوں میں, گجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد میں, جن کے جگہ پر ٹوکن لگتا ہے اور ان کے پاس این ٹی این نہیں ہے. یہ ایز اے پاکستانی شرم کی بات ہے. ٹوکن سے جا کے آپ ناشتہ کرتے ہیں, لسی پیتے ہیں, دودھ لیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں ادھر, اور وہ نہیں وہاں پر ان کے پاس این ٹی این نام کی چیز نہیں ہے. ویسے رام صاحب ایف بی آر کے چیئرمین نے اب مراسلہ بھی جاری کیا ہے صوبائی حکومتوں کی بھی جو ایگریکلچر پہ, زرعی انکم پہ جو ٹیکس لوگ نہیں دیتے, وفاق پہ ایگزامشن ہے لیکن وفاق کو صوبے کو بھی نہیں دیتے, ان کو پکڑا جائے. آپ کو سمجھتے ہیں اس کو بہتری کی طرف ہے وہ ٹیکس آئے گا؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا آپ کا سب سے معذرت کے ساتھ میں بڑا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں آف لا اینڈ ٹیکسیشن اینڈ پالیسی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نا سب سے پہلے سی ایس ایس کے نظام کو ختم کرنا چاہیے, یا اس کو بریک کریں, یا ڈی ایم جی گروپ پہ زیادہ نقصان دے گا یا سی ایس ایس. میری بات سنیں, آپ کسی بچے کو پوچھیں جس نے سی ایس ایس دینا, اس کا سی ایس ایس دینے کا آبجیکٹو کیا ہے, آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر وہ اپنے آبجیکٹو کا جواب 4 لوگوں میں شرفا میں بیٹھ کے دے سکے نا تو میں ایک وکالت چھوڑ دوں گا. کوئی بچہ یہ نہیں کہتا کہ میں سی ایس ایس دے رہا ہوں اس ملک و قوم کا فائدہ کرنے کے لیے, وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے حالات بہتر کرنے ہیں, شارٹ کٹ میں نے امیر ہونا ہے سر, بس اسی لیے. لیکن مامون صاحب اگر ایف بی آر کو بجٹ سے بھی نکال دیا جائے, پالیسیوں سے بھی نکال دیا جائے, قانون سے بھی نکال دیا جائے, وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بجائے اس کو صرف ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف اس کی توجہ کروائی جائے. بجٹ بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے, پالیسیاں بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے. ان کو ان سے آزاد کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ٹیکس نظام بھی بہتر ہو جائے, لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہو جائے.
एक अफसर के ऊपर जब 50 फाइलें ऊपर पड़ी हैं, उसने काम करने के तो पैसे लेने, काम ना करने के तो तनख्वाह वसूल कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा पता? सर मेरी अर्ज ये है कि ये कल्चर भी हमने डाला है ना। जी जी, ये कल्चर भी हमने सारे डाला है। हमने बर्डन उसके ऊपर डाल दिया सबके ऊपर। एक बच्चा काम CSS करके असिस्टेंट कमिश्नर बन के आता है, अगर उसको ये पता है कि मैंने 11 बजे ऑफिस में आना है और 3:30 बजे निकल जाना जी, है, जिसके अंदर से 1 घंटा मेरा लंच ब्रेक है, टी ब्रेक है और साथ कमिश्नर साहब से मीटिंग है, ठीक है, उसको ये पता हो कि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं आंसरेबल हूं, मैंने मार्केट के सर्वे करने हैं, मैंने नॉन फाइलर्स को आइडेंटिफाई करना है और मैंने कमिश्नर को रिपोर्ट देनी है। सर विद इन 2 to 3 years मामून साहब आखिरी सवाल आप सर। 89% हम विद होल्डिंग पे हैं, क्या तरक्की विद होल्डिंग टैक्सेस ही है या डायरेक्ट टैक्सेस से? सिर्फ इसका जवाब सर विद होल्डिंग टैक्सेस आंसर नहीं है, इनकम टैक्स के अंदर विद होल्डिंग टैक्स आंसर नहीं है। हमने सेल्स टैक्स की जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर जाहिर बात है ये चोरी रोकने के लिए पीओएस इंटीग्रेशन आ रही है, और ये भी बड़ी शर्म की बात है कि हमारी अफसरान नहीं रोक पाए, तो हमें मशीन के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है, जिसका आपको 6 महीने साल के अंदर पता चल जाए। असल में हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं 8,000 अरब रुपया अगर आमदन हो तो ये मुल्क सरवाइव कर सकता है। 4,700 अरब रुपया इकट्ठा किया, 4,700 अरब डिपार्टमेंट में चला गया, 4,700 अरब रुपया टैक्स कंसल्टेंट है जो वकील है वो ले जाते हैं, यानी कि एक हिस्सा हुकूमत की तरफ जा रहा है, 2 हिस्से बीच में से गैप है। अगर यही कानून सादा बना दिया जाए, आसान बना दिया जाए, तो वकला हजरात भी खुश रहे, टैक्स कलेक्टर भी खुश रहे और जो टैक्स निज़ाम है वो भी बेहतर हो जाए। आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं जी, मैं आपकी इस स्टेटमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि यूबी साहब माजरत के साथ इसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं ना, ये वकला हज़रात ले जाते हैं फलां, इसके पीस ऑफ द केक मैं गलत कर रहा हूं। नहीं मैं गलती भी हो सकता है, अंदाजा है, मैं उसका अर्ज कर देता हूं आपको। मेरा सजेशन सिर्फ ये है कि ये टैक्स कल्चर को फरोग देने की, लुबे लुबाब मेरी बात का, टैक्स कल्चर को फरोग देने का जो है ना वो मसला है इस वक्त। अगर आप ये कहें कि टैक्स कल्चर जो कारोबार शुरू करता है ना, आपने मुझसे पहले सवाल किया कि बाहर के ममालिक हमारे मुल्क में क्या फर्क, जो कारोबार शुरू करते हैं ना बाहर के ममालिक में, सबसे पहले उसकी कंसर्न होती है कि मैंने अथॉरिटीज को क्या क्या रजिस्ट्रेशन कर रही है। यहाँ पर FBR का मसला उस वक्त आता है जब माशाल्लाह बच्चा कारोबार कर लेंदे ना, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ नोटिस आंदा कहता यार है भी जरा वेख लेना। जी जी, दैट इज द डिफरेंस। सही कह रहे हैं आप, दैट इज द डिफरेंस। ये सबसे पहले कल्चर एजुकेशन में प्राइमरी स्टाफ पर लोगों को नौजवान को समझाना, अच्छे से समझाना, सर जवानी तक जब डिग्री ले तो उसको पता हो मैंने गोशवारा अपना किस तरह बनना है और मैं टेस्ट देना क्यों जरूरी है। काशिफ अनवर साहब, मेरे पास एक प्रपोजल छोटी सी आई थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शायद प्रोग्राम में उसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन कहती है 50,000 अरब नए नोट छापे जाएं, 42,000 अरब रुपए पे हमारी GDP है, वो 50,000 अरब रुपए कंपनियों को, कंस्ट्रक्शन वालों को, ताजरों को, संतकारों को, सबको बांट दिए जाए। भैया आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, ये आपकी मजदूरी है, ये काम हमें मुकम्मल करके दें। 42,000 पर हम खड़े हैं, 50,000 अरब रुपया जब हम जाएगा लोगों के पास, इस मुल्क में सड़कों के जाल, मकानों के जाल, संतों के जाल बिछ जाएंगे, तो उसी आमदन से 4,700 अरब रुपए की आमदन है, इसको 6 गुना कर सकते हैं हम। देखिए बात यह है कि मैं फिर यहाँ पर गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा कि गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी है, नए नोट छाप के लोगों को दे अपने लोगों को। देखिए बात यह है, आप कोई तो कंट्रोल एंड चेक, मैं इसके अगेंस्ट नहीं चाहता, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, ठीक है वो अपनी जगह पे ठीक हो गया। 18 अरब की हमने मोटरवे बनाई, आज उसको अगर हम गिरवी रखे तो 700 अरब वो ठीक हो गया। देखिए मैं क्या कहता हूँ, आपका जब इस इकोनॉमी में इतना पोटेंशियल है कि वो इस इकोनॉमी को फालतू पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप इस इकोनॉमी और इकोनॉमी के चलाने वालों को थोड़ा सा मोटिवेट करें तो वो सारा पैसा जो बाहर पड़ा है, वो आप जिसको हम ग्रे और ब्लैक कहते हैं, अगर वो ग्रे और ब्लैक आपके व्हाइट सिस्टम में आ जाए तो बाकी पैसे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैं उमर साहब टाइम काशिफ साहब काम है, उमर साहब क्या मजबूरी है लोग हमारा पैसा बाहर लेके जाते हैं? कि मुल्क में वो सहूलियात नहीं है, या एतमाद का फुकदान है, या उनको डर खौफ है, टैक्स नहीं देते, जो हमारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर जाता है? एक तो पाकिस्तान में लोगों को खाम खा कर रहे हैं, इसका ये जो पैसा बाहर लेके जाते हैं, मैं उनके बहुत सारे दोस्तों का वकील, उसमें बड़ा बड़ा पैसा, वो पैसा बेकार आइडल पड़ा हुआ, उनकी किसी काम भी नहीं है, उनकी सारी जिंदगी वो पैसे का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, और वो मर भी जाते हैं तो वो पैसा बाहर ही पड़ा रह जाता है।
اس لیے میں تمام دوستوں کو بالکل اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو پیسہ ہے اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے اور اس کا استعمال بھی زیادہ ہے. یعنی وہ پاکستان میں جو ریشو ہے ہماری دنیا میں کوئی کمی نہیں. یہ والی بات بڑی کلیئر ہے. آپ کو دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جو اکانومی ہے ہماری اس کا ہم خود بہتر کر سکتے. یہ موٹ 36 کا انفلیشن ہو جائے گی آپ کا یہ 300 کا کبھی سوچا ہی نا. جو آپ نے بات پہلا سوال ہے نا کہ اتنے میرے 300 کا بھی ڈالر نہیں ملے گا آپ کو. آپ سب سمجھے بعد میں بلیک اور گرے میں جو پیسہ پڑا ہے نا اس کو پلو بیک کرنا. مطلب کوئی بھی بڑی کمپنی نہیں ہے جس کے پاس 2 ارب کا یا 4 ارب کا انویسٹمنٹ ہو یا اس کے پاس اتنا پیسہ ہو. جتنے بھی پاکستان میں کمپنی ہیں ان پہ زیادہ زیادہ ارب یا 1.5 ارب 2 ارب اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے نہ وہ شو کرتی ہے. اگر پیسہ ان کے پاس جائے گا ان کے ذریعے مکان بنوائیں, سڑکیں بنوائیں, موٹر وے بنوائیں, چیزیں بنوائیں. اس وقت حکومت کی بڑی زبردست 3 اسکیم ہے. ٹھیک ہے, میں بار بار ہم کو بتاتا ہوں جی کہ گھر بنانے کی اسکیم ہے, کاروبار کرنے کی اسکیم ہے. ہم لوگوں کا پرابلم کیا ہے, ہم وہ جو بینکس ہیں وہ ہر بندے سے کام نہیں کرنا چاہیے. بینک سے پاکستان کو 40 روپے کو لون دیتے ہیں, 40 یا 50 روپے واپس کر دیتے ہیں. جی جی یہ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ جو ایس ایم ایز ہے نا ان کو لون دینے کی ضرورت ہے. حکومت کو اسپیشلائز انسٹیٹیوشن 2 بنانا چاہیے. جیسے ایک وقت میں ٹکٹ ہوتا تھا جو یونیورسٹی کو لون دیتا تھا اور ایک ایس ایم ای بینکس بنانا چاہیے. حکومت کا ویری گڈ ایگزامپل. اس کو حکومت پیٹرنائز کرے, صدر پاکستان میں اس کی برانچیں اس کے ذریعے ایس ایم ایز کو قرضے دیے جائے, آپ کی اکانومی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. آپ کاشی کی پارٹی کا کہ کووڈ میں اسمال انڈسٹریز میں ڈرائیور جن کو سرمایہ نہیں رہا ان کو وہ اب ان کو سیکورٹی بھی نہیں ہے. سیکورٹی کی بجائے دیں یعنی آپ ایک ایس ایم ای بنائے حکومت کر کے ان لوگوں کو کرنا دیں اور اس کو حکومت بیکنگ دے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی, اگر آپ 1 لاکھ بندے کو روزگار دیتے ہیں تو جو ویلیو ہے اس کے 50 ارب ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ 50 ارب. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں ویلیو آپ کا ایک ادارہ پی آئی اے وہ کئی 100 ارب روپے سال کو کھا جاتا ہے. تو ہم 1 لاکھ بندے کو یہ کر کے نہ دیکھیں. بنگلہ دیش کیسے کرتی تھی, گرامین بینک نے وہاں پر 10 ملین سے زیادہ گراموں کو اسی طرح لون دیے اور ان 10 ملین لوگوں کو غربت سے اوپر لے کے آتے ہیں. آپ کو بھی یہی کرنا ہے. آپ کے اس طرف چائنا جس نے انڈسٹری کے تھرو ترقی کی, اس طرف انڈیا جس نے آئی ٹی کے تھرو ترقی کی. ہمیں تو دونوں ماڈل سامنے ہیں, ہمیں تو ان کو اڈاپٹ کرنا ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں بہت زیادہ پوٹینشیل. پہلی بات تو یہی ہمیں جو پاکستان میں پیسہ باہر لے کے دے رہے ہیں اس کو آپ نے فارم جو انڈسٹریاں دی تو آپ کو پتا 10,000 ارب روپے ڈکلیئر ہو گئے. اس کا مطلب وہ تو ہمیں پتا ہے 10,000 ارب روپیہ پاکستان کو باہر پڑا ہوا ہے جو 2 انڈسٹری 18-19 میں. آپ اس کے اوپر بھی پروگرام لگا دیں گے 6 ماہ میں یہ پیسہ واپس لیں. دیکھو شرائط ایسی کڑی رکھی جاتی ہے نا, وہ لانے والے ڈرتے ہیں. تو بات ہے ہم نے کوئی کڑی شرائط رکھی نہیں. ہاں یہ کی بات بڑی اچھی ہے. ٹیکس لاز کو پراپرلی گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ ملائے. ٹیکس لاز کے اندر انکم ٹیکس اور سیلز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ٹیکس ہو جاتی ہیں صرف پروسیجرل ایکسس کی وجہ سے. مثلا ہم کسی کو کیش تنخواہ دے دیں بیک کر دیتے, عام آدمی بیچارے کو پتہ ہی نہیں, عام دکاندار اس کو یہ اس طرح کی چلاکیوں سے ٹیکس نہ اکٹھا کرے, گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھ کے جینوئن ٹیکس اکٹھا کرے اور خود بخود لوگ اپنا ٹیکس جمع کرتے. مامون صاحب نے جب تک کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا تو یہ ٹیکس بہتری ناممکن ہے. میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. باقی بھی ٹیکنالوجی کو یوز کریں. جیسے گوگل میپنگ کی بات ہو رہی ہے آپ کے, آپ دوسری بات سوشل سیکورٹی نیٹ ورک جو احساس پروگرام جیسے ہے نا, یہ جو غریب لوگوں کا مہنگائی کا ایشو ہے یہ اس کو یوز کیے بغیر سوشل سیکورٹی نیٹ ورک کے بغیر آپ نہیں کامیاب ہوں گے. آپ نے اس ملک میں مہنگائی ختم کرنی ہے تو ان کو ڈائریکٹ ریلیف دیں. یہ سبسڈیز یہ نہ دیں جس طرح کی صورت حکومت دیتی ہے انڈائریکٹ سبسڈیز, اس میں ان کو لوگوں کو فائدہ غریب مجھے اس کا فائدہ ہو رہا ہے جس کو ڈیزرو بھی نہیں کرتا سبسڈی پر. آپ ڈائریکٹ سبسڈی دے 7 ملین پاکستان کے گھروں کو. آپ دیکھیں کیسے پاکستان ترقی نہیں کرتا. مطلب آپ کو شکریہ کاشف صاحب, آپ کو بہت شکریہ. مامون صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آج اس پروگرام میں کوشش کی ہم نے 3 سال کی پرفارمنس کو ڈسکس کرنے کی, لیکن آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر دیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.